हाँ, तो वे ऑप्टिक्स में पिछली क्लास में क्या हुआ था, डिफ्रैक्शन विवर्तन हो गया था। क्या था विवर्तन? हाँ, जब कोई प्रकाश किनारे या मतलब किसी ओपनिंग से, मतलब किसी द्वार की या अवरोधक के पास से गुजरता है तो छाया वाले भागों में थोड़ी छायांकित, बाकी और थोड़ा उड़ जाता है। ये घटना कहलाती थी विवर्तन कहलाती। ठीक है। विवर्तन से अपने देखा था एक चमकीला धब्बा बनता था, सेंट्रल मैक्सिमा, केंद्रीय उचित बनता था। उसके बाद काला धब्बा, फिर चमकीला, फिर काला, फिर चमकीला। ये कहानी चलती रहती थी। लेकिन आपको साफ साफ दिख रहा था जो चमकीला धब्बा बनता है, केंद्रीय उचित बनता है, उस जितनी तीव्रता किसी की भी प्राप्त है, और उस जितनी छोड़ो उसका 5% भी आगे जाके नहीं बच पाती, तो अपने लिए केवल केवल क्या मायने रखेगा वहां पे? केंद्रीय उचित से। बाकी के उचित से कोई लेना देना नहीं होता खास, क्योंकि उनकी तीव्रता बहुत ही कम हो जाती है। जैसे ये डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, केंद्र पे एक चमकीला धब्बा दिख रहा है, बाकी की चमक थोड़ी कम होती है, और 2-1 के बाद तो बिल्कुल गायब भी हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते, क्योंकि काला और चमकीला दोनों ही समान तीव्रता का प्राप्त होता है। आरम 4। हाँ, कुछ अब्सेंट वालों के नाम ले रहा हूँ। अजय कुड़ी, जूली, नवीन, निशांत कुमावत, निशांत वर्मा। निशांत कुमावत है और निशांत वर्मा भी है। नितेश यादव, पलक कुमावत, संजू गुर्जर, शिवानी, सुरेंद्र, विकास, यश गुप्ता, महिमा, कल्पना, शिव सिंह। ठीक है, तो ये अपने हो गया था, तो मैं उसी उचित जो कर रहे थे उसी के आगे पीछे घूमेंगे, उसी को चर्चा को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। तो रिले आता है। रिले कहता है किसी भी चीज को रिजोल्व करने के लिए, किसी चीज को देखने के लिए अपने लिए कुछ कंडीशन है, कुछ मापदंड है, उसी की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि रिजोल्यूशन, विभेदन होता क्या है? क्या होता है विभेदन? चीजों को विभेदित करने की घटना विभेदन। लेकिन क्या होता है वो? अब अपने पास जैसे ये 2 अंगुली है, जैसे जैसे मैं इनको दूर लेके जाता हूँ तो अभी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपनी बहुत ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे 500, 600, 200, 300 मीटर लेके जाऊंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा 2 अंगुली है या एक है। क्यों? क्योंकि आप उनको अलग अलग विभेदित नहीं कर पा रहे। उनके दोनों का प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन आपको प्रतिबिंब अलग अलग न दिखे, केवल एक ही दिखता है। इनके कारण बताएंगे ऐसा आपके साथ होता क्यों है। जैसे बहुत दूर से है, आप ऊपर उड़ रहा प्लेन, प्लेन को देखते हो तो आपको लग रहा है कि वो प्लेन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है। आपको ये नहीं पता कि हेलीकॉप्टर में कितनी खिड़कियां, 10 खिड़कियां, 5 वाला है, 2 वाला है, 1 वाला है। जैसे जैसे वो नजदीक आता तो अपन उसको, उसके पंख वगैरह, उसके टायर, उसके शीशे अलग अलग देख पाते हैं। कई बार और क्लोज आता तो अपने को पता चलता है ये आर्मी वाला है, ये फलानी एयरलाइन का, या डिग्री एयरलाइन का, क्योंकि आप उसमें नाम वगैरह पढ़ पाते हैं। वैसे बहुत दूर से यदि आप देखोगे तो आपको लग रहा है कि हाँ ये इंसान आ रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि वो कितनी सी उम्र का होगा। थोड़ा और नजदीक आता है तो अंदाज लगाते हैं, देखने से तो लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है, हाँ शायद 20-25 साल का कोई छोरा आ रहा है। फिर थोड़ा और नजदीक आया, और नजदीक आया, और अरे 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 ये तो रामलाल जी और मुकेश है। तो पहचान ही जाता है, पर अलग से कैसे? तो किसी को पहचानने का क्या तरीका होता है? उसके आंख, नाक, कान, गाल, होठ, आईब्रो। अरे इनके बिना पहचान जाते हो क्या? नहीं। अब तुम्हें मान लीजिए
एंजेला जोली के होठ भी दिखा दीजिए तो बता देते हो कि हाँ ये उसके। नहीं पहचान पाते, कोई बात नहीं, ऐश्वर्या की आंख तो पहचान ही जाते होंगे, पहचान जाते हो ना आप? हैं? हाँ पहचान जाते हैं। हाँ कई तो हेयर स्टाइल से ही पहचान जाते हैं। तो चेंज होती रहती है, मत भरोसा नहीं करते है, चेंज होती रहती है। तो कहने का मतलब अपन पहचानने के तरीके क्या होते हैं, जब तक आप उनकी आंख नाक वगैरह अलग अलग आप नहीं देख पा रहे, आपको मिक्सअप ही दिखता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी आंख है? तो आप देखते होंगे टीवी वगैरह पे कई बार ऐसी कोई न्यूज वगैरह आती है तो आंखों पे एक पर्दा सा लगा होता है ब्लर करके, क्यों? क्योंकि आंखें सबसे ज्यादा अपने को पहचान करवाती हैं। और कहा जाता है कि आंखें जो होती हैं ये चेंज नहीं होती, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होती, बाकी का आपके पास दाग नक्श वगैरह जो होते हैं उम्र के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन आंखें वैसी की वैसी रहेंगी। तो इसलिए अपन पहचान करते हैं किससे? सबसे ज्यादा आंखों से, स्कैनर वगैरह लगा के। तो ये भी क्या था, एक विभेदन है कि विभेदन करना, विभेदित करना, अलग अलग देखना। जैसे अब रात के टाइम पे सड़क पे बहुत दूर से कोई गाड़ी आ रही होती है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि वहां पे गाड़ी एक है दो है, या फिर उसमें एक लाइट है दो लाइट। बहुत दूर से दिखोगे तो आपको बस ऐसे दिखता होता है, लाइट से दिखती है, फिर थोड़ा थोड़ा और नजदीक आता है तो आपको दो लाइट से ऐसे दिख रही होती है। अब वो ये नहीं पता कि दो लाइट एक गाड़ी की है या दो पैरेलल में दो बाइक आ रही है। ऐसा भी हो सकता है गाड़ी की दो लाइट और हो सकता है दो बाइक आ रही हो पैरेलल में, और नजदीक आते हैं तो पता चलता है। आपने बर्फी मूवी देखी हो तो रणवीर सिंह और रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा की देखिए, एलियाना डिक्रूज भी थी उसमें। नहीं? अरे नहीं, क्या पता लोगों को अलग से ठान। हाँ नहीं देखी क्या? फिर तो कोई मतलब नहीं। चलो चलो कभी देखोगे तो पता चले। हाँ तो बताने में कौन सा सीन बताने वाला हूँ। तो उसमें वो दोनों थोड़े से भोले होते हैं, और प्रियंका चोपड़ा तो थोड़ी सी शायद ऐसे, मतलब ये ऐसे कर रही होती है तो थोड़ा फिजिकली हैंडीकैप्ट भी होती है इसमें। तो भोली है, लाड़ वाड़ भी गिर रहा होता है उसके कभी कभी। और उधर रणबीर कपूर भी कोई खास उसमें इतना इंटेलिजेंट होता नहीं है, वो भी भोंदू सा ही होता है। और इन दोनों के बीच में कुछ कुछ हो जाता है। हाँ ऐसा कुछ नहीं जितना तुम सोच रहे हो, मतलब वो एक दूसरे को ठीक लग रहे होते हैं, और वो साथ साथ मतलब दोस्ती वाली, ऐसे वाली दोस्ती हो जाती है, वो ऐसे बस ऐसे चेक करते हैं। तो वो एक दूसरे को टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि कितने क्या दोस्त है। तो उसमें कुछ कुछ ऐसे आते हैं, एक जगह वो खड़ा कर देते हैं उसको, और पोल गिराता है बिजली का, और वो पोल गिराता है तो पोल ऐसे आएगा तो यही लगेगा ना कि ऊपर आके गिरेगा, लेकिन वो उस दोस्ती के चक्कर में वहीं की वहीं खड़ी रहती है, भरोसा है कि मुझे मेरे पे नहीं गिरेगा। और वो ये तो अलग अलग चेक करते हैं। एक बार वो रोड पे दोनों जने बैठ जाते हैं बीच रोड में एकदम, और फिर चेक करते हैं देखिए पहले कौन सा उठेगा। और सामने से गाड़ी आ रही होती है तो सीन उसका इतना खतरनाक तरीके से दिखाया, ऐसा लगता है कि आज तो गए दोनों, उड़ गए, मूवी यहीं रुकने वाली है थोड़ी देर, फिर फ्लैश बैक में जाएंगे। लेकिन पता चला कि वो दो बाइक आ रही थी पैरेलल में, दोनों एक के उस पार से एक उस पार से, वो सटाक दे चली जाती हैं और कोई सा भी नहीं होता उसमें से। तो कुछ कुछ जगह मतलब ऐसे देखने से लगता है कि हाँ, तो उनको अपन वहां पे भी दिक्कत क्या थी, उन दोनों को अलग अलग रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे। तो बस उसी रिजोल्यूशन की बात करेंगे कि विभेदन की दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों विभेदित नहीं कर पाते। और भी मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो, अभी दिख रहा है तुम्हें? क्या दिख रहे हैं? दो डॉट दिख रहे हैं अलग अलग। मैं ही भूल गया कहाँ गए रे। हाँ मिल गए मिल गए। और रुक जाओ तो। आप कितने दिख रहे हैं?
उसमें तो वो जूम हो रहे हैं इसलिए दिख रही होंगी। नहीं ऐसे तो मैं पता कर लूंगा। ये रहा। हाँ कितने दिख रहे हैं आपको? कितने दिख रहे हैं? एक दिख रहा है, दो दिख रहे हैं? हाँ कितने दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? एक या दो? चलो अब अपन ठीक है, तो तुम मेरे सामने तो नहीं मानोगे, बट आपको पता चल गया होगा कहानी कि कैसे अपने को दो दिखते हैं या एक दिख रहे होते हैं। तो ये क्या था, रिजोल्यूशन था, वो दो ही थे डॉट, लेकिन दोनों डॉट आपको अलग लगे नहीं दिखे क्योंकि आप उनकी अलग अलग इमेजेस नहीं बना पा रहे। अब इसमें क्या कहा जाता है, ये रिले कहता है कि यदि आप क्या करते हो, कोई प्रकाश को क्या करते हैं, किसी स्पॉट से गुजारा जाता है, सर्कुलर स्पॉट, सर्कुलर स्पॉट मतलब सर्कुलर चकती वगैरह, सर्कुलर ओपनिंग या द्वार से गुजारा जाता है, तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसके अंदर क्या होता है, ये एक एरी डिस्क बनती है। ठीक है, एक चकती सी बनती है। चकती क्या होता है, वो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, वही क्या बनाता है, चकती बनाता है। हालांकि आगे भी आपको देखने से पता चल ही रहा है और भी उच्चिष्ट बनते हैं, लेकिन आप देख पाते हैं वो किससे, केंद्रीय उच्चिष्ट, क्योंकि बाकी बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता बहुत कम होती है, तो अपने लिए वो काम के नहीं। तो बोलता है कि यदि आप वर्तीय किसी ओपनिंग द्वार से अपने गुजारते हैं तो आपको क्या मिलता है वहां पे, केंद्रीय उचित मिलता है, एक एरी की डिस्क मिलती है। यदि वो चकतियां आपस में ओवरलैप हो गई, एक दूसरे के अंदर घुस गई, तो आप दो चकती की बजाय एक ही चकती दिख रही होती है। इस वजह से दिक्कत हो सकती है कि आपको वो जो प्रतिबिंब है उन की चकती दिखाई देती है, तो इसकी वजह से प्रतिबिंब भी केवल एक ही दिखेगा, और यही कारण होता है विभेदित न करने का। तो ये बात करता है यहाँ पे एक द्वार का, जिसका द्वार का आकार कितना है, डी है। यहाँ पे लेंस लगाया, लेंस इसलिए ताकि आप जो विवर्तन की घटना अच्छे से प्रेक्षित कर पाए, तीव्रता ठीक ठाक दिखे। यहाँ पे क्या बना, केंद्रीय उचिस, फिर प्रथम उचिस, फिर ये द्वितीय उचिस। इस केंद्रीय उचिस की तीव्रता बहुत ही ज्यादा होगी। यदि मैं बात करूं कोणीय, तो आपको पता है इसकी लेमडा बाई, सॉरी, लेमडा बाई ए हो जाती है। याद है क्या, अपन अभी अभी द्वारक वगैरह में पढ़ के आए थे, जो केंद्रीय उच्चिष्ट है ये थीटा होता, थीटा कितना होता है, लेमडा बाई ए होता। और यदि आपको ये दूरी निकालनी है, रेखीय कोणीय चौड़ाई मतलब रेखीय फ्रिंज चौड़ाई, तो क्या करते हैं, दूरी से गुणा कर देते हैं, डी से गुणा करते हैं, और यहाँ पे लेंस रखा हुआ तो एफ से गुणा कर देते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, त्रिज्या होनी चाहिए थी क्या, थीटा इंटू एफ। उस हिसाब से तो आपने पास आएगा लेमडा बाई ए, तो लेमडा एफ बाई, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। कारण कारण है वो जो अपने पढ़ा वो किसके लिए, आयताकार सीट के लिए पढ़ा था। किसके लिए पढ़ा, आयताकार, जो झीरी बनी हुई थी वो आयताकार है, लेकिन यहाँ पे अपन वर्तीय की बात कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर चाहे आंख का लेंस हो, चाहे वो टेलीस्कोप का लेंस हो, चाहे माइक्रोस्कोप का लेंस हो, सबके सब कैसी आकृति होती है, वर्ताकार होती है। इसलिए अपन वर्ताकार के लिए देखते हैं। तो ये कितनी आती है, 1.22 लेमडा एफ बाई डी। तो 1.22 लेमडा एफ बाई लेमडा तरंग दैर्ध्य, एफ लेंस की फोकस दूरी है, डी द्वार का आकार है। अब एनसीईआरटी वगैरह में आपको ये 2a लिख के मिलेगा, 1.22 लेमडा एफ बाई 2a, तो वहां पे 0.61 लेमडा एफ बाई ए भी लिख देते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने ये लिखवा दिया वहां ये लिखा हुआ है, कुछ नहीं। वो द्वार का आकार भी कितना लेता है, 2a लेता है, तो अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने हिसाब से भी सही, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब अपन ने क्या किया, इसके अंदर क्या हुआ, पहले वाले इस डायग्राम में दोनों ओवरलैप हो जाते हैं, तो आपको केवल ये एक ही चीज दिखाई देता है, देखो। फिर इस वाले में थोड़े से
दो अलग अलग, तो आपको इतना तो पता चल रहा है कि सर ये दो है, लेकिन अभी भी आप एकदम क्लियरली नहीं देख पाते। इसमें अपन एकदम साफ साफ विभेदित कर पा रहे हैं कि हाँ दो अलग अलग प्रतिबिंब होते हैं। तो ये क्या कारण है और कैसे कब क्या दिखेगी। तो रिले कहता है कि रिले के अनुसार बिंदु ठीक, मतलब आपको ठीक ठीक अलग अलग देखने हैं, तो तरीका क्या है। पहले की बात करो, ऐसे बनेंगे, और दूसरे का भी ऐसा कुछ बनेंगे। अब अपन क्या करते हैं, इनको दोनों को क्या करा देते हैं, ओवरलैप करा देते हैं। और मैंने कुछ ऐसा सा ओवरलैप कराया कि देखो यहाँ पे इस पहले वाले का तो निम्निष्ठ है, और दूसरे वाले का यहाँ पे, जहाँ पे पहले वाले का निम्निष्ठ बने वहां पे ठीक दूसरे वाले का उच्चिष्ट बन जाएगा, तो आप ठीक विभेदित करने की स्थिति में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि निम्निष्ठ बना इसका मतलब एक तो गायब हो गया, और एक का उच्चिष्ट बना इसका मतलब वो दिखाई देगा। जहाँ पे एक नहीं है वहां पे दूसरा होगा, तो अपने आप ही विभेदित कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे, ओवरलैप नहीं होंगे। तो क्या बताया रिले ने कि दो बिंदुओं को अलग अलग विभेदित करने की शर्त है कि ठीक शर्त, मतलब ठीक पहली बार विभेदित करना है, तो एक का मैक्सिमा वहां बने जहां पे पहले का पहला मिनिमा बना है। जहां पे उसका मिनिमा चालू हुआ वहां पे दूसरे का मैक्सिमा बनते ही आप ठीक उन दोनों को विभेदित कर पाएंगे। यही कंडीशन थी रिले की। तो पूरी कहानी में यही है। वो कहता है यदि आप वर्तीय द्वार से प्रकाश को गुजारते हो तो वहां पे डिस्क बनती है, और डिस्क की एक त्रिज्या होती है, और वो डिस्क आपस में ओवरलैप हो जाती है, एक दूसरे में अति व्यापित हो जाती है, तो दोनों अलग अलग दिखाई नहीं देते। और इससे पता चला कि केंद्रीय उच्च दोनों के ओवरलैप हो गए, तो आप दो नहीं एक ही दिख रहा है। अब आपको विभेदित अलग अलग करवाना, तो अपन ठीक विभेदित की कंडीशन ये है कि वहां बनाए एक का मैक्सिमा जहां पे दूसरे का पहला मिनिमा बना। दिक्कत तो ये थ्योरी के। अब अपने पास आती है विभेदन सीमा और विभेदन क्षमता क्या होती है। क्या होती है सीमा और क्षमता? तो ध्यान रहे, सीमा तो मतलब वो दूरी जहां पे अपन विभेदित कर सकते हैं। तो अब बताओ दूरी ज्यादा तक कर पाते हैं या कम तक कर पाते हैं? अरे विभेदित अपन आसानी से, ज्यादा दूरी होती है तब अलग अलग होते हैं, तब विभेदित कर पाते हैं। पास पास होते हैं तब कर पाते हैं। पास पास कर पाते हैं। और चीजें अलग अलग रखी होंगी तो आसानी से विभेदित कर पाते हो कि नहीं? लेकिन पास पास रखी होती है तो हाँ, मुझे पता है परिभाषा से बोलोगे तुम तो, क्योंकि कैसे से दिमाग, तो मैं पूछ रहा हूँ वो सवाल अलग है, ये बाद में आएगा। मैं ऐसे कह रहा हूँ दो वस्तुएं अलग अलग रखी होती है तब विभेदित कर पाते हैं, पास पास रखी होती है अलग अलग होती है तब विभेदित। तो दिक्कत कब आती है? पास पास। तो हम कहेंगे पास लाए पास लाए पास लाए पास लाए, वो लिमिट क्या है, वो क्या सीमा है जिससे और पास लाने पे देख नहीं सकते। तो वो अंतिम जो इससे और पास नहीं ला पाएंगे, जो अंतिम है उसे क्या कहते हैं अपन? सीमा कह देते हैं। विभेदन सीमा की इससे और कम दूरी पर अपन विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो विभेदन सीमा क्या होती है? दो बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जिससे और कम दूरी पे अपन विभेदित नहीं कर पाएंगे, उसे क्या कहते हैं? विभेदित सीमा कह देते हैं। तो विभेदन क्षमता क्या होती है? बताओ कि दो मेरे पास अलग अलग स्रोत थे, किसकी विभेदन क्षमता ज्यादा होगी? एक ने 1 मिलीमीटर पे अलग अलग देख पा रहा और एक 2 मिलीमीटर पे अलग अलग देख पा रहा। चलो ये दो वस्तुएं हैं, इनके बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर, और ये भी दो वस्तुएं हैं और इनके बीच की दूरी है। मैंने क्या किया, दो इंस्ट्रूमेंट लिए, इंस्ट्रूमेंट I1 ले लिया और इंस्ट्रूमेंट I2 ले लिया। I1 वाला जो था वो लास्ट इससे और कम विभेदित नहीं कर पा रहा, और I2 वाला जो है इससे और कम विभेदित नहीं कर पा रहा। तो बताओ ताकत किसकी ज्यादा है? I1 वाले की ताकत ज्यादा है, क्योंकि वो 1 मिलीमीटर वाले को भी अलग अलग दिखा सकता है, जबकि ये एक वाले को तो नहीं दिखा पाता, केवल कितने को? दो। तो कहने का मतलब है जो पास में रखे ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा विभेदित कर पाएगा, जितना अलग अलग प्रतिबिंब बना पाएगा, उसकी विभेदन क्षमता उतनी ज्यादा होती है। दिक्कत यही तो आ रही है, अलग अलग इमेज नहीं बनती तो आपको एक ही इमेज दिखती है, और एक दिखने की वजह से विभेदित नहीं कर पा रहे।
तो ऐसा स्रोत जो पास में रखे वस्तुओं को अलग अलग प्रतिबिंब बना देता है, इसका मतलब उसकी विभेदन क्षमता बहुत ही ज्यादा। तो कम दूरी कर पाता है, उसकी विभेदन क्षमता ज्यादा है। इसलिए विभेदन क्षमता और सीमा दोनों व्युत्क्रमांक होती है। जिसकी क्षमता ज्यादा है उसकी सीमा कम होगी। क्षमता ज्यादा होने का मतलब जो ताकतवर है वो कम दूरी का भी विभेदित कर पाए। ठीक है, तो विभेदन क्षमता कुछ भी नहीं है कि आप कितना अलग अलग प्रतिबिंब बना पाते हो, और सीमा का मतलब है किस लिमिट तक आप अलग अलग प्रतिबिंब बना पाते हैं। अपनी आंखों की भी विभेदन क्षमता होती है, पता है कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर विभेदन क्षमता होती है क्या? तो जैसे अपने पास हेलीकॉप्टर नजदीक था तो अपन देख पा रहे, जैसे जैसे हेलीकॉप्टर दूर जा रहा दूर जा रहा दूर जा रहा दूर जा रहा है, फिर आपने को केवल एक बस ऐसे बिंदु सा दिखता है कि एक ही जा रहा है, उनको अलग अलग। तो होता क्या है, अपनी आग जो होती है उसके ऊपर जैसे जैसे वस्तु दूर जाती 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 है जाती जाती है, तो एक ही वस्तु की यदि बात करूं, ये ऐसे थी तो ये कोण इतना बना, फिर ये ऐसे गई, ऐसे बनेगा, और गई, जैसे जैसे दूर जा रही है अपनी आंख में बनने वाला कोण कम होता जा रहा है। तो इस कोण के हिसाब से बताया जाता है, यदि ये कोण कितना हो जाए 1/60 डिग्री से भी कम हो जाए, 1/60 डिग्री से भी कम हो जाए, तो आप उन वस्तुओं को अलग अलग विभेदित नहीं कर पाएंगे। तो ये दो बिंदु थे, इन दो बिंदुओं को कब तक विभेदित कर पा रहे थे? जब आंखों पे बनने वाला कोण 1 मिनट या 1/60 डिग्री हो। इससे और कम यदि कोण बन जाएगा, मतलब और दूर चली जाएगी, तो अपन दोनों को अलग अलग नहीं देख पाएंगे। वो न्यूनतम दूरी है जहां तक अपनी आंखें प्रतिबिंब बनाती हैं। अब अपने पास क्या है, सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता और सीमा। तो सूक्ष्मदर्शी होती है वो, अब अपन ने जैसे कैमरे से आप मोबाइल से फोटो खींचते हो कई बार, तो क्या है कि किसी चीज की फोटो तो खींच ली, अब उसको जूम भी कर सकते हो। वो तो मोबाइल की मान लो 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उस हिसाब से अपन वो पिक्सल क्या हो गए, बड़े होते जाएंगे, उसको फैलाते जाओगे, फटेगी नहीं इमेज। लेकिन अपन ने देखा कि आपने प्रतिबिंब तो ले लिया, इमेज तो ले ली उसकी, लेकिन उन इमेज को जैसे ही आपने फैलाया, आपके लिए वो सब कुछ ओवरलैप हो जाता है। अब कभी लेना फोटो आप मोबाइल से लेते हो, कई बार क्या होता है कि मोबाइल सेट हो ही रहा होता, फोकस कर रहा होता, उससे पहले आपने क्लिक कर दिया, फोटो भी आ जाएगी, आप उसको जूम भी कर सकते हो, लेकिन जूम करने के बाद भी चीजें अलग अलग नहीं दिखेंगी। मतलब वो इमेज बड़ी करने की बात तो फट से जाती है, ऐसा लगता है कि अब तो समझ में भी नहीं आ रहा वो कौन था। और अपने पास वापस उसको ऐसे करते हैं तो वो थोड़ा बहुत क्लिक होता, अंदाज लगता है शायद ये इसकी तस्वीर थी। कई बार फोटो खींच रहे होते हैं, पीछे लाइट वगैरह होती है, तो उसमें टिमकी 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 से डॉट डॉट से बना देता बड़ा सारा, वो आपको अलग अलग लाइट न दिख के, जैसे एलईडी वगैरह लगी होती है दिवाली वगैरह के टाइम पे फोटो लेते हो आप, तो उस केस में क्या होते हैं, बड़े बड़े धब्बे से धब्बे दिखते होते हैं, वो अलग अलग लाइट दिखाई नहीं देते, उनको जूम करोगे तो भी आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी विभेदन क्षमता इतनी अच्छी नहीं थी। क्या थी उसकी? जूम तो कर पा रहा है लेकिन विभेदन क्षमता अच्छी नहीं। या फिर आप दूर खड़े हो और आप सोच रहे हो कि मोबाइल को ऐसे जूम कर करके आप फोटो आराम से ले लेंगे, आप ज्यादा जूम करोगे उसके बाद में वो इमेज क्लियर नहीं आएगी, क्योंकि आप जूम इन जूम आउट तो कर पा रहे हो लेकिन विभेदन क्षमता अच्छी नहीं है। विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए मल्टीपल लेंस लगाए जाते हैं। आपने देखे होंगे वाइल्ड क्राफ्ट वाले जो होते हैं, बड़े सारे लेंस से वापस आगे लगा के रखते हैं। अरे कैमरा तो वही होता है, आगे 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 की मल्टीपल क्या लगा देते हैं, लेंस लगा के वो क्या बढ़ाते हैं, वहां पे विभेदन क्षमता भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो दूर की तस्वीर को अपन जूम करके और पास ले आते हैं, और फिर भी उसको उतना ही क्लियर देख पा रहे हैं जितना पास वाले को देख पा रहे हैं। तो वही सूक्ष्म दर्शी की मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, विभेदन क्षमता और सीमा। मतलब आपके पास सूक्ष्म दर्शी है, चीजों को आप जूम करके देख रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्लियर है, तो उस काम की नहीं है, क्योंकि क्या नहीं कर पा रही हो, विभेदित नहीं कर पा। आपने घड़ी वाली दुकान पे गए हो, वो आंख में एक में ऐसे पहनता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे पहन के, और फिर वो घड़ी को ठीक कर रहा होता है। तो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट है, उसको जूम करने क्लियर काम नहीं है, उसको जूम करने के बाद उन पार्ट्स को अलग अलग इमेज बनाएगा, तब जाके बात बनेगी। तो वो क्या करता है फिर, उस वो यहाँ पे लगाता माइक्रोस्कोप। अब तुम कहोगे सर माइक्रोस्कोप ऐसी होती है क्या? सिंपल माइक्रोस्कोप ऐसी होती है, जो आपने बड़ी बात कर रहे हो वो कंपाउंड होती है।
मतलब कॉम्प्लेक्स वाले। तो अपन वो आंख में क्या करता है, एक लेंस लगाता है और फिर घड़ी को खोल के वो अलग अलग पार्ट्स के लेके उसको ठीक कर देता है। तो वैसे ही ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे क्या लगा रखा है, लेंस लगा रखा है। इन लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक कितना है, म्यू। ये सिरों पे जो कोण बनाता है वो कितना, बीटा है। जैसे ये कॉनिकल शेप बनाएगा, टोटल कोण 2 बीटा और ये आधा कोण बीटा है, तो इसको अपन अर्ध कोण कह देते हैं। इसकी रिजोल्विंग लिमिट बोले तो विभेदन सीमा कितनी होगी, कितनी होगी, 1.22 लैम्डा बाई 1.22 लैम्डा बाई 1.22 लैम्डा बाई। रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आपको बनेंगे इस पे। 1.22 लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य किसकी, क्योंकि ये बिंदु है, या तो ये खुद लाइट होगी, मतलब खुद बल्ब वगैरह होगा, खुद चमकेगा, मोमबत्ती होगी, दीपक होगा, या फिर अगर आपके पास ये चश्मा, ये कब क्यों दिख रहा है आपको, क्या ये खुद कोई प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, तो चलो मैं इस कमरे की लाइटें बंद कर दूंगा, दिखेगा आपको, क्यों नहीं, तो कैसे दिखाई देता है, तो हुआ क्या है कि वहां से लाइट आई, इसके ऊपर गिरी और ये लाइट आपकी आंखों तक पहुंची, तब आपको ये दिखाई दे रहा है। यदि ये ऐसा करता है कि लाइट को पूरी को ऑब्जॉर्व करता, तो ये कैसा दिखाई दे रहा होता, काला दिखाई दे रहा होता। तो अपन क्या होगा कि जैसे एकदम कोने में जहाँ लाइट नहीं पहुंच पा रही वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि वहां तक कोई लाइट पहुंची नहीं, उससे टकरा के वापिस नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये तरंग दैर्ध्य किसकी है, जो भी इसमें प्रकाश आया और टकरा के अपने पास पहुंचा, मतलब जिससे भी इसको चमकाया गया। फिर बात करें म्यू, म्यू में भी बड़ी दिक्कत करते हैं बच्चों को, लगता है कि म्यू वो है जिसका लेंस का अपवर्तनांक है, ऐसा नहीं है। अपवर्तनांक क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट और इसके बीच में जो भी माध्यम है, जैसे जनरली तो वायु होती है, लेकिन पानी के अंदर देखोगे तो बीच में कौन फंसा हुआ है, पानी, तो अपवर्तनांक किसका लेंगे, पानी का। और ये साइन बीटा आपको समझ में आ रहा है, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन बीटा बना लेंगे। तो लेमडा समझ में आ रहा है, म्यू समझ में आ रहा है, बीटा, म्यू साइन बीटा को आंकिक द्वार भी कहते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर भी कहते हैं। तो आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है, तो म्यू साइन बीटा। फॉर्मूला आप एक याद रखेंगे, चाहे रिजोल्विंग लिमिट या रिजोल्विंग पावर। आपको समझना ये है कि रिजोल्विंग लिमिट यहाँ पे दूरी है, तो देखो बीमा किसकी बचेगी, दूरी की, तो लेमडा कहाँ आएगा, ऊपर, जहां लेमडा आएगा उसके साथ आएगा 1.22। ये होता है रेखीय रिजोल्विंग लिमिट होती है, क्या होती है, रेखीय, मतलब ये जो दूरी होती है ये ए और बी के बीच की ये दूरी है, ना कि कोणीय। आगे जाए कोणीय भी आएगी, किसमें, दूरदर्शी। दूरदर्शी में रिजोल्विंग पावर होती है 1.22 लैम्डा बाई डी होते हैं। 1.22 समझ में आ रहा है, डी लैम्डा भी समझ में आ रहा है, डी क्या, द्वार का आकार। अब ये दर्शे लेंस कैसे है, क्योंकि टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस होंगी, एक अपनी आंख के पास और एक, अरे आप मान लो सूरज को देख रहे हो, तो इधर क्या होगा, लेंस होगा, उसको अपन ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और ये आई पीस कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट के पास है ये क्या होता है, अब इधर से, और ये क्या होता है, अभी नेत्र लेंस होता है। तो इस वाले कौन से वाले द्वार देखा जाता है, इसका द्वार देखा जाएगा, अभी इधर से जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस है उसका द्वार देखा जाता है। वो द्वार कितना है, डी है, तो इसकी रिजोल्विंग लिमिट कितनी होगी, 1.22 लैम्डा बाई 1.22 लैम्डा बाई, और रिजोल्विंग पावर उसकी ठीक है उल्टी। सब में देखने को मिल रहा है रिजोल्विंग पावर तरंग दैर्ध्य की व्यस्त का अनुपात। यदि अच्छी रिजोल्विंग पावर चाहिए तो बताओ कैसा कलर यूज करेंगे, वॉयलेट कलर। तो आपका मतलब एनसीईआरटी के आपको मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दे रखा है, कह रहा है लाल और नीले में से आपको नीला प्रकाश यूज करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको विभेदन क्षमता थोड़ी ज्यादा मिली। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता, ये मतलब एक आर्टिफिशियल अपन सेटेलाइट बनाते हैं, सॉरी वो सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं, तो इसकी रिजोल्विंग पावर भी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य के वृहद का अनुपाती। और आगे डी ब्रोगली वेवलेंथ से आपको पता चलेगा क्या, h/√2m, के ई और के ई की जगह लिखा क्यू वी, तो आपको पता चल गया कि तरंग दैर्ध्य किसके वृत्त का अनुपाती, रूट वी। तो रिजोल्विंग पावर, तो बड़ा आसान काम हो गया कि यदि आपको रिजोल्विंग पावर कंट्रोल करनी है तो वी को कंट्रोल करके आप कर सकते हो। विभवांतर जितना ज्यादा बढ़ाओगे
रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसकी विभेदन क्षमता सामान्य से 1,00,000 गुना हो जाती है। कितनी गुना? 1,00,000 गुना, मतलब 10 की पावर 5 गुना, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा याद कर लेते तीनों चारों फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला था एरी की डिस्क 1.22 लैम्डा एफ बाई डी होगा। क्या होगा? डी। फिर दूसरा अपने पास आता है परिभाषा और रिजोल्विंग लिमिट ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की रिजोल्विंग लिमिट होती है, रेखी होती है 1.22, बिल्कुल, डिवाइड बाई 2 म्यू साइन डी। वहीं पे यदि बात करें अपन टेलीस्कोप की तो उसकी एंगुलर होती है, कोणीय होती है, इसका मतलब कोई विमा दिखाई नहीं देगी। तो 1.22 लैम्डा बाई डी। देखो लैम्डा और डी आपस में एक दूसरे को काट दिया तो क्या बनी? रेडियन यूनिट होती है। इसकी क्या होती है? रेडियन यूनिट आ जाती है, मतलब कोई भी विमा नहीं आएगी। अब आ जाती है किरण प्रकाशिकी की। तो बताओ जरा किरण प्रकाशिकी क्या थी? किरण प्रकाश में मान के चलते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। मैंने पिछली क्लास में आपको ऐसे बताया था कि वो गत्ते पे गत्ता ऐसे रख के एक गत्ता दूसरा गत्ता, पहले मान के चलते प्रकाश सदैव सरल रेखा में गति करता है। लेकिन अब आपको पता चला जैसे द्वारक मिला फैल गई, द्वारक मिला फैल गई, द्वारक मिला फैल गई। तो जैसे जैसे प्रकाश आगे बढ़ता जाता वो बैंड भी होता है। द्वार की या फिर ऑब्स्टेकल मतलब अवरोधक के पास से गुजरता है तो वो क्या होता है? अपने आप मुड़ जाता, बैंड हो जाता है। तो फिर इस हिसाब से तो प्रकाश एक्चुअल में देखा जाए तो वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या हुआ? प्रकाश अपने आप मुड़ता है, जबकि रे ऑप्टिक्स में पढ़ा आपने सरल रेखा। तो सरल रेखा मान के चले तब तो आप शायद ऐसा लगता है गलत पढ़ लिया। और सरल रेखा कब तक रह पाएगा ये तो हमें भी पता, विवर्तन में प्रकाश झटके से नहीं मुड़ता, धीरे 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 मुड़ता जाता है। तो अभी थोड़ा सा जैसे मैं ऐसे कहूं, तो अब इतना सा देखोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, इतना देखा तो अभी नहीं फर्क पड़ रहा। लेकिन मैंने यहाँ तक ऐसे देखा तो अब तो काफी सारा मुड़ चुका है इतना। तो ऐसे केस में तो एक लिमिट के बाद में बहुत ज्यादा बैंड आ जाएगा तो उसके बाद में अपनी रे ऑप्टिक्स लागू नहीं होगी। तो कह रहा है कि उसकी वैधता कहाँ तक है, कब तक वो वैलिड होगी, कब तक ही नहीं होगी। तो उसके लिए क्या कंडीशन है? तो आपने क्या देखा? सिंपल सी बात है क्या कि अपन ने ये घर बना रखा है, जैसे अपने पास कमरे वगैरह है ये, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कमरे जो होते हैं इनके गेट की साइज यहाँ पे है किसके हिसाब से? इंसान की हाइट के हिसाब से। ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादातर 6.25 वगैरह वगैरह इतने होते हैं। तो इतनी हाइट का आपको कमरे की मतलब उसकी गेट की साइज बना दीजिए। लगता है कि नेपाल में भी इतने बड़े बड़े गेट बनाते होंगे, वो मेरे हिसाब से थोड़े से छोटे बनाते होंगे क्योंकि उनकी एवरेज हाइट थोड़ी सी कम होती है। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 6.25 फीट का हाइट का बना हुआ तो सबके लोग 6.25 के ही होते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं होते कम नहीं होते। तो अपने को 6.25 से ज्यादा हाइट के भी मिल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके लिए अपन 7 फीट का गेट बना के बैठ जाए। ऐसा भी नहीं है कि आप 5.5 फीट ही है और उसके हिसाब से 5.5 फीट का बना दें, बाकी के सब झुक झुक के जाएं। तो अपन एवरेज देखा जाता है कि हाँ भाई ज्यादातर लोग इतने होते हैं, 6.25 का सफिशिएंट यही सोचते हैं। मान लो अपन ऐसे किसी घर में रह रहे हैं और जादू से, जैसे उसमें अवतार मूवी के अंदर बढ़ते हैं लोग, अपने आप फैलते जाते हैं और बड़े होते जाते हैं, ठीक है। अब बड़े होते गए तो थोड़े दिनों बाद में इन गेट से लोग निकलना बाहर बंद हो जाएंगे। तो ये गेट काम नहीं आएंगे। या फिर ऐसे सोचो जिस टेक्नोलॉजी से आप लोगों को बढ़ा रहे हो वो टेक्नोलॉजी खराब लगा रहे हो। क्योंकि आप जितने आपके गेट है कम से कम उतने ही बढ़ाओ, उससे ज्यादा तो मत ही बढ़ाओ कि लोग बाहर जा ना पाए। अभी तो चलो अपन झुक जाएंगे, रोबोट वगैरह बना दिए तो फिर टकरा टकरा के मर जाएंगे। तो ऐसे केस में चीजों को आप सही सही आजमाएंगे क्या? या तो गेट की साइज बढ़ा देनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, या फिर उन आदमियों की साइज छोटी होनी चाहिए। या फिर अपन कह देंगे कि इतनी हाइट तक इंसान को बढ़ा सकते हो, इसके बाद में बढ़ाना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो गेट से गुजर सेम कहानी यहाँ होती है। केंद्रीय जो उच्चिष्ट है जैसे जैसे दूर जाता है उसकी कोणीय चौड़ाई तो फिक्स ही थी कितनी। जैसे मैं ऊपर की बात करूं तो ये कहता है कि लेमडा बाई ए, ऊपर वाली बात कर रहे हैं तो कितनी है? लेमडा बाई ए है। लेकिन अपन बात करें रेखी की
तो ये कोण कितना है लेमडा बाई, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जैसे जैसे दूर जा रहा है ये साइज इसकी बढ़ती जा रही है, केंद्र कुछ बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और अपन जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आसपास उसमें ओपनिंग या फिर द्वार का आकार फिक्स है। द्वार का आकार कितना है, कितना है, कितना है, ए। अब मैं ऐसे कहूं कि ये द्वार का आकार है, चलो इसमें से ये आपका उचित निकल जाएगा, ये भी द्वार का आकार है, इसमें से उचित निकल जाएगा, मान लो ये ठीक है ऐसे। अब आपका उचित इसमें से नहीं निकल पा रहा, नहीं निकल पा रहा, तो आधा अधूरा अंदर रह जाएगा और बाकी का बचा हुआ बाहर जाएगा। अब आपकी जो इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, विकृत इमेज मिलेगी, सही सी इमेज नहीं मिलेगी। सोचे कि एक इंसान की इमेज बना के भेजी आपने और उसकी मुंडी और ये तो रह गया इतना धड़ आगे जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में ऐसे जा रहा है, फिर थोड़ी देर बाद में उसका जेद जेद आगे चला जाता है, पेट रही। तो ऐसे केस में तो दिक्कत हो जाएगी, अपन प्रतिबिंब आगे देख ही नहीं पा रहे, जबकि रे ऑप्टिक्स में तो पूर्ण प्रतिबिंब बनाए थे। तो ये क्या कह रहा है, ये बोलता है कि अपनी फ्रेजनल इस कहानी में बोलता है कि जो भी अपने पास केंद्रीय उच्चिष्ट बनता है, जैसे जैसे वो आगे जाता द्वार से, तो वो लेमडा बाई ए से मुड़ जाता है, और वैसे वैसे आगे बढ़ेगा तो उसकी रेखीय चौड़ाई जो होती है वो जेड दूरी जाने के बाद में कितनी हो जाएगी, जेड गुणा थीटा, मतलब लेमडा बाई। ये दूरी यदि आपके द्वार से ज्यादा होगी तो वो उचित आगे नहीं जा पाएगा, और उचित आगे नहीं जाएगा तो इमेज आपकी सही सही नहीं बनेगी। तो आप क्या चाहोगे कि ये चौड़ाई किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, द्वार से ज्यादा। द्वार का आकार कितना था, तो या तो द्वार किससे ज्यादा रहे या कम से कम बराबर तो रहे। तो फ्रेजनल डिस्टेंस कितनी हो जाती है, कम होनी चाहिए किससे, ए स्क्वायर बाई, ए स्क्वायर बाई ए क्या है, लेमडा तरंग दैर्ध्य। तो ये फ्रेजनल डिस्टेंस, इससे और ज्यादा डिस्टेंस पे वो वैलिड नहीं होगा। तो बताओ वैलिडिटी, इसको बहुत दूर तक वैलिड कराना है तो तरंग दैर्ध्य को बहुत छोटा, तरंग दैर्ध्य 0 की तरफ होगा, तो ये मतलब तरंग दैर्ध्य जितनी छोटी होती जाएगी उतनी दूरी तक रे ऑप्टिक्स लगाते जाएंगे। अब सवाल आया कि दैनिक जीवन के अंदर अपन जो रे ऑप्टिक्स लगा रहे हैं वो सही है या नहीं। तो इसमें देखा कि दैनिक जीवन में अपन विजिबल लाइट की बात करते हैं और उसकी तरंग दैर्ध्य माइक्रो कोटि की होती है। किसकी होती है, माइक्रो कोटि। माइक्रो है तो ऊपर जाके 10 की पावर प्लस 6 होगा, 10 की पावर प्लस 6 होने का मतलब 10 लाख मीटर हो गया। हालांकि ए है, इससे गुना होगा तो चलो कोई बात नहीं है, वापस से 10 लाख छोड़िएगा, अपने 100 मीटर 200 मीटर या 10 मीटर 15 मीटर पे भी लग रहा है तो वो भी अपने लिए तो सफिशियंट है। 10-15 मिनट पे कौन सी रे ऑप्टिक्स लगा रहे होते हैं अपने लैब वगैरह के अंदर, नहीं ना। तो अपनी चीजें सही सही काम कर रही हैं अभी। क्यों कर रही हैं, क्योंकि विजिबल लाइट की तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होती। तो वापस आता हूं, यदि द्वार पर एक समांतर पुंज आपतित करवाया जाए तो वह लगभग लेमडा बाई ए कोण से वर्तित नहीं, परावर्तित भी नहीं रहे। तुम सही बोल दो तो बात ही बन जाए। बोलो देखिए, विवर्तित होता है तो कितना, लेमडा बाई ए से क्या हो जाता है, विवर्तित हो जाता है। तो फ्रेजनल दूरी जेड एफ चलने के पश्चात, फ्रेजनल बनाता तो अपने नाम से दे देता फ्रेजनल दूरी, इसलिए मैंने जेड एफ लिखा है। चलने के बाद में कितना होगा, कोण मतलब चाप बराबर क्या होता है, कोण गुणा त्रिज्या। तो कोण कितना था, लेमडा बाई ए इंटू जेड कर दिया। प्रकाशीय वैधता के लिए इसका आकार जो है वो द्वार से थोड़ा छोटा होना चाहिए, तो ये पता चला ए स्क्वायर बाई लेमडा। तो ये फ्रेजनल दूरी। अच्छी वैधता के लिए अपन कहेंगे 0, तो ये अनंत हो जाएगा। और हालांकि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत ही कम होती है, इसलिए अपनी काफी ठीक ठाक दूरी तक वैधता है, इसलिए अभी अपने को कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वापस रे ऑप्टिक्स अपन पढ़ रहे हैं वो ठीक ठाक है पढ़ रहे, क्योंकि रे ऑप्टिक्स वेव से थोड़ी आसान होती है। हालांकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं लगेगी, लेकिन वैसे आसान होती है कि रे डायग्राम सरल रेखा। आज सोचो कि आपको वेव थ्योरी पढ़ा के और मैं आपको प्रतिबिंब निर्माण के लिए बोल दूं कि आप एक लेंस से बनाओ, देखें दर्पण का मतलब लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो बस की बात नहीं रहेगी। आपको एक चीज समझाई थी मैंने, किससे,
हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल से परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या की थी। उस टाइम आप यही सोच रहे थे कब खत्म करेगा ये, भूल गए? अरे वो डायग्राम से बनाए थे मैंने। तो बड़ा मुश्किल वाला काम है, तो रे ऑप्टिक्स अपने लिए रे डायग्राम काफी आसान कर रखा होता है, क्योंकि सरल रेखा अपने लिए सर से नाम ही क्या है, सरल रेखा, सबसे सरलतम रूप है ज्योमेट्री का। ये तो एक क्वेश्चन है मॉड्यूल का, ये तो कोई नहीं है इसमें। अब आ जाता है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। तो तुम बता दो फिर हम बता देंगे डॉपलर का क्या प्रभाव है, और तुम्हें कितना अच्छा लगेगा यदि आज है ये बता दे तो। धनो धनंजय, धनंजय बताएगा डॉपलर का क्या प्रभाव है, किस लिए डॉपलर इतना फेमस है। क्या बताया था डॉपलर ने? चलो ये नहीं पता हो कोई बात नहीं, डॉपलर का वेव में भी पढ़ाया मैंने। डॉपलर ने क्या बताया वो बता दो। ध्वनि अलग अलग सुनाई देती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य सुनाई देती है, तरंग दैर्ध्य सुनाई थोड़ी देती है। क्या बताया डॉपलर ने आज तक? लेकिन कहीं नहीं मिलेगा, ऐसे लगे पढ़े नहीं से। चलो तो तुम, अच्छा दीपू बताए, दीपदान और वो आपको आगो ठीक। दीपदान बता दे कि क्या था डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर ने क्या बताया? ऐसे थोड़ी बताया उसने, क्या बताया डॉपलर ने? कृष्णा, क्या बताया डॉपलर ने? जो विदाउट यूनिफॉर्म उन्हीं उन्हीं से पूछेंगे। हाँ कृष्णा। चलो तो आपको बताएगी अनुजा। है साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ये डॉपलर ने बताया। अलग अलग हो जाती है, ये डॉपलर ने बताया। बस, और भी बताया था उसने, वो भी बता दे। लाइट वेव होती है। इतना ही बताया उसने। लो भाई। हाँ येलो टी शर्ट, ब्लू मास्क, और कंगना रानौत की तरह जूड़ा कर रखा है। बता दे। उसने क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बाज सा बना रखा है यहाँ पे, कंगना ने यहाँ पे गर्दन पे, तो उसको बाज को दिखाने के लिए वो ऐसे, अरे वो पंखुड़ी से बना रखे। कभी देखना, आपकी बार देखना, चलो कल ध्यान से देखना। कि ऐसे सर्च करेंगे कंगना रानौत की गर्दन। तो वो इसलिए ऊपर रखती है ताकि दिखता रहे, खर्चा किया ना बेचारी ने, नहीं ध्यान दिया कभी। कोई नहीं, टाइम कहाँ मिलता है तुम्हें इतना कि गर्दन तक देखो। हाँ अक्षय कुमार ने बना रखा है। कहा? कहा? फीट फीट कौन देखता है? जब भूल भुलैया पिक्चर में एक दो सीन आए होंगे इसमें इसने देख डाला, तो फिर तो मूवी रोकी होगी तूने बीच में, है? फिर स्क्रीनशॉट दिया होगा, फिर गूगल पे गई होगी कि पीठ पे क्या लिखवा रखा है अक्षय कुमार ने। सोचो, कभी ध्यान दिया तुमने अक्षय कुमार ने पीठ पे कुछ लिखवा रखा है? हमें तो नहीं पता चला। दिखता है, प्रियंका ने यहाँ लिखवा रखा है। अरे वो प्रियंका ऐसे बालों में हाथ देकर ऐसे, तो उसमें यही दिखता है। हाँ वालिका, नहीं। चलो तेरे चक्कर में कितनों की बात होगी, लेकिन तूने आंसर नहीं बताया अभी तक। विदाउट ड्रेस नहीं, विदाउट यूनिफॉर्म।
मतलब होता है इसका कैसे, ये भी बताऊं मैं कैसे? हिंदी कर इनकी, फिर पता चलेगा। है, पता चल गया। हाँ तो यूनिफॉर्म वाला करो, कुछ भी। आज मैं विदाउट ड्रेस चला गया कुछ नहीं। घर वाले सोचेंगे फिर क्या हुआ। मैं तो समझा तो वही था जो तूने बोला। तो फिर मैं ढूंढ रहा, मैंने कहा ऐसे कहाँ दिख गया तेरे को। लो, देख डाला इसने। बताओ इतना बड़ा टैटू खर्चा किया तुम्हें दिख नहीं रहा। विदाउट यूनिफॉर्म। अच्छा बालिका क्या नाम है इसका? ओम वालिका। हरे ओम हरे ओम। ओम के साथ ऐसे कर करके घड़ी भी बता दी इसने। अच्छा ऐसे करके नाल भी दिखा दी। बता भी दिया भाई। इतनी देर में ये क्या? तो ये दर्जन तो पहले ही हिल जाती है ऐसे। अभी ये तो तुम्हें जेस्चर देखने तो कल्पना, कल्पना को पूछते अभी तक सब ऐसे भरतनाट्यम कर देती है। क्यों कल्पना? आज तो कंट्रोल तो बड़ा है। तो तुम सोच रहे हो डूडी बताएगा? चल डूडी बता। वाह, सांस में सांस आई मेरे को भी, वरना तो निकल ही जाता जाए। ठीक है तो तेरे को ही बस अलाउ है, बाकी के तुम सब यूनिफॉर्म पहन के आया है। तो सब निकाल के आएंगे। तो क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि यदि आपके स्रोत, और पहले चलता था श्रोता, लेकिन यहाँ पे श्रोता नहीं होगा, यहाँ पे प्रेक्षक होगा, दर्शक होगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगों को सुनते थे लेकिन प्रकाशीय तरंगों को सुनते नहीं, देखते। तो यदि आपके पास जो भी स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करता है और जो प्रेक्षक मतलब जो उसको ऑब्जर्व कर रहा ऑब्जर्वर, यदि उन दोनों के बीच की सापेक्ष गति होती है तो वास्तविक आवर्ती से एक भिन्न आवर्ती और भिन्न तरंग दैर्ध्य आपको महसूस होती है, उस घटना को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने डॉपलर ने बताया, एक्सप्लेन किया। तो क्या देखा? यदि कोई भी मान लो अचानक तारा टूट जाता है कुछ हिस्सा, तो वो गैलेक्सी, अब वो तारा जो है आपकी तरफ आ रहा होता तो दोनों के बीच के सापेक्ष गति हो रही है, तो जो भी तीव्रता आवर्ती है उससे भिन्न आवर्ती आपको दिखाई देती है, या भिन्न तरंग दैर्ध्य आपको दिखाई देती है, एहसास होता है। ये घटना डॉपलर का प्रभाव कहलाता है। क्योंकि किसने बताया? डॉपलर ने। तो ये आपको पहले से पता था, तो मैं सीधा रिजल्ट पे आता हूँ। वहां पे फॉर्मूला था कि एफ डैश बराबर एफ नोट वी प्लस माइनस वीओ और वी प्लस माइनस वी सी। ठीक है। यहाँ पे ये ध्वनि की चाल थी, ये ऑब्जर्वर की चाल थी, ये क्या थी? वी एस मतलब स्रोत की चाल थी। यहाँ पे फॉर्मूले थोड़े से अलग होंगे, तो अपने को दो ही तरीके हैं, या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो फॉर्मूला यहाँ पे होगा एफ बराबर मतलब एफ डैश बराबर, तो सी प्लस माइनस वी और सी प्लस माइनस वी होगा। प्लस माइनस से बस यही है बढ़ाना या घटाना। तो ये भिन्न आवर्ती जो एहसास होगी ये वास्तविक, और ये सी प्लस माइनस वी और सी। मान लो बढ़ानी है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे, और यदि घटानी है तो ऊपर तो माइनस आ जाएगा और नीचे प्लस आ जाएगा। बस इतना सा पता तो बहुत कुछ पता है तुम्हें। तो आभासी क्या होगी? एफ इंटू रूट सी प्लस वी बाई एफ, आभासी बराबर एफ इंटू सी बाई सी माइनस वी बाई सी प्लस वी होगी। तो ये जो होगी वो वास्तविक से ज्यादा होगी, और ये वास्तविक, अच्छा दोनों में सेम ही लिख दिया क्या मैंने? ठीक है। तो जब ये दोनों क्या हो रहे हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो आवर्ती बढ़ेगी, और दूर जा रहे हैं तो आवर्ती घटेगी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि वहां तो अपन प्रेक्षक और स्रोत का वेग अलग अलग लिखा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे सापेक्ष लिखेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो क्या होता है
कि जो भी अपने पास तारा वगैरह टूट के आ रहा उसकी चाल के कंपेरिजन में अपनी चाल नगण्य है, तो इसलिए अपन दोनों की बस सापेक्ष चाल लिख देते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी अलग लिखेंगे और उसकी अलग। 99% तो अपनी चाल हमेशा ही क्या रहेगी उसकी तुलना में नगण्य रहेगी, तो इसे एक ही वेग लिखते हैं। लेकिन ये वेग कौन सा है? स्रोत तथा प्रेक्षक की सापेक्ष चाल होती है। मतलब दोनों समान दिशा में जा रहे हैं तो घट जाएंगे और विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएंगे। और ये सी, तो डॉपलर का प्रभाव तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आगे क्या पढ़ेंगे फिर? अब आगे क्या हो, कैलकुलेशन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इसके टफ देखने को मिलेगी आपको। कैसे? क्योंकि आपने कहा एफ डेस बराबर एफ सी, चाहे प्लस या माइनस, जो आपकी मर्जी वो ले सकते हो। अब पहले तो अपना वेग ऑलरेडी क्या होता है प्रकाश की चाल की तुलना में कम होता है, फिर उसको जोड़ो, घटाओ, दोनों को भाग दो, रूट करो, गुणा करो, इतनी सारी गणना करते करते अपने को टाइम लग जाएगा। तो शायद कुछ छोटा मिल जाए तो बात बने, करेंगे। ऊपर नीचे सी से डिवाइड कर रहा हूं तो ऊपर 1 प्लस वी बाई सी की घात और नीचे 1 माइनस वी बाई सी की घात 1/2। 1 प्लस वी बाई और यहाँ 1 माइनस। यदि अपने पास v बहुत कम है तो 1 की तुलना में कम है तो बाइनोमियल लगा दीजिएगा। f और 1 प्लस और 1 प्लस, यहाँ तक कोई पीड़ा नहीं है। अब इनको आपस में गुणा कर दीजिए, एक को एक से गुणा करो एक, या फिर मैं तो कहूँ कि स्क्वायर ही लगा सकते हो आप। तो पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर और 2ab। अपन ने कहा कि v बाई सी जो है बहुत छोटा, तो v बाई सी का स्क्वायर तो और भी, जैसे मान लो v बाई सी 100 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो और भी, तो उच्च घातों को अपन क्या कर देते हैं नगण्य मानते हुए छोड़ देते हैं। तो ये तो थोड़ा सा तो सरल हुआ, अभी भी आगे और बढ़ सकते हैं अपन। कैसे? पहले भाग दे दिया और फिर 1 को लेफ्ट में लाया तो माइनस। ये क्या है? परिवर्तन, और ये प्रारंभिक थी। आप देखो कितना आसान हो गया काम। डेल एफ बाई एफ इज इक्वल टू वी बाई, बड़ा आसानी से आप परिवर्तन बता दोगे तो v बाई सी, मतलब एक आपको भाग देना है और आप कह दोगे सापेक्ष परिवर्तन इतना आएगा। निरपेक्ष पूछा जाता तो एफ से गुणा करके डेल एफ आ जाएगा। बढ़ाया तो प्लस कर दो और घटाया तो डेल्टा एफ को माइनस कर दो। ठीक है, इतना सा काम। तो अब यहाँ पे आपको साइन भी दो दिख जाते हैं प्लस माइनस, क्यों? क्योंकि डेल्टा एफ क्या परिवर्तन अंतिम माइनस, यदि दूर जा रहे हैं तो आवर्ती अंतर, तो यहाँ पे यदि पास आ रहे हैं तो आवर्ती अंतिम, और अंतिम ज्यादा तो अंतिम माइनस प्रारंभिक पॉजिटिव, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है इतना, तो ये कर सकते हैं। आपको यह भी पता है कि आवर्ती और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के व्रतकार अनुपाती होती हैं, और ऐसे है तो आप सापेक्ष रूप से लगाओगे तो डेल्टा एफ बाई एफ और माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। अरे ये करते हैं इसके अंदर त्रुटि वगैरह में करते थे अपन, तो यहाँ डेल्टा एफ बाई एफ माइनस डेल्टा लेमडा बाई लेमडा। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि लेमडा बढ़ने से आवृत्ति कम हो रही है और आवृत्ति बढ़ने से लेमडा कम हो रहा है, इसलिए एक प्लस आएगा तो दूसरा। तो आप डेल्टा लेमडा बाई लेमडा भी बड़ा आसानी से कर सकते हो वी बाई सी। प्लस माइनस से नहीं डरना। तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है इसका मतलब पास आ रहे हैं दूर जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो आवृत्ति आवृत्ति कम हो रही है तो दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं तो अपने पास अपने उसको कहेंगे अपन क्या? नीला विस्थापन। क्या कहेंगे? नीला विस्थापन। क्यों? क्योंकि अपनी तरंग दैर्ध्य कम हो रही है तो किधर जा रहे हैं? थोड़े से कम तरंग दैर्ध्य की तरफ, तो अपन कहेंगे कि रेड से कहाँ जा रहे हैं? वॉयलेट की तरफ। नीला इसलिए क्योंकि अपनी सेंसिटिविटी ठीक ठाक होती है उसकी। और यदि अपने पास दूर जा रहे हैं तो आवर्ती तरंग दैर्ध्य उसको कहेंगे लाल विस्थापन।
अब नीला और लाल विस्थापन होने का मतलब ये नहीं है कि ये नीला कलर दिखेगा लाल दिखेगा, बस ये बोलने का तरीका है। एक तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है तो लाल विस्थापन और कम हो रही है तो। यदि आपको याद हो तो ध्वनि तरंगों में अपन ने कहा था तरंग दैर्ध्य तभी बदलती थी जब क्या गति करता था, स्रोत गति करता था, प्रेक्षक से नहीं। यहाँ पे अपन हमेशा ही परिवर्तन करा रहे हैं क्योंकि आपको पता है स्रोत गति करेगा तो ही होगा। अपन तारे की तरफ भाग रहे हैं और आपको लगे कि आपकी वजह से आवर्ती तरंग दैर्ध्य बदल जाएंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमेशा ही परिवर्तन दिखेगा। तो अब आगे फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद करना, डेल्टा लेमडा बाई लेमडा इज इक्वल टू वी बाई सी। याद रखना आसान होगा, डेल्टा लेमडा और लेमडा में कौन कम, डेल्टा लेमडा और लेमडा में कौन कम है, डेल्टा लेमडा। तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, कम आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग ज्यादा आएगा। तो लेमडा के करस्पॉन्डिंग प्रकाश की चाल सी और इसके करस्पॉन्डिंग वी आ जाएगी। लाल विस्थापन जब तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और नीला विस्थापन जब तरंग दैर्ध्य बढ़ती है तो प्लस और घटती है तो माइनस। जैसे एक मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा होता है, वो क्या कहता है कि गैलेक्सी जो होती है वो किस स्पीड से गति करे ताकि ये तरंग दैर्ध्य आपको कितनी दिखाई देती है। ये पहले तो ये बताओ तरंग दैर्ध्य बढ़ी या घटी, बढ़ गई। बढ़ गई तो वो दूर जा रहे हैं पास आ रहे हैं। आराम से सोचो, तरंग दैर्ध्य बढ़ी है तो आवर्ती, आवर्ती कम हुई है तो क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये तो श्योर हो गया कि वो दूर जा रहे हैं। अब अपने को निकालना कि किस चाल से जा रहे हैं। तो डेल्टा लेमडा भाई बराबर है, डेल्टा लेमडा कितने का परिवर्तन है, 0.6 का, और लेमडा 589.0 था, और वी निकालना सी। तो अपन बस इसको गुणा करके क्या निकाल देंगे, वी निकालेंगे। आराम से आ भी जाएगा आंसर, क्योंकि इसको लगभग लगभग आप 600 मानेंगे तो 6×18 300 समथिंग आएगा। तो 300 किलोमीटर पर ठीक है। तो ये था अपना डॉपलर प्रभाव और इसी के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स। एक तो एक कैंडिडेट कौन है, मैंने आज ही देखा था, सिंगल है। अच्छा सिंगर है, अच्छा पूरा नाम बोल, गगन है। अच्छा सिंगल, हरियाणा से हो गया। तो क्या होता है, सिंगल वगैरह थोड़े उधर ही होते हैं। कहाँ से हो, राजस्थान में। हाँ तो कोई बात नहीं। हाँ उधर सुने हैं ऐसे सिंगल, सिंगल एक सरनेम होता है। हाँ अच्छा, तुम सिंगल का सिंगल बना दिया तो हमसे भी ले लिया करो। अच्छा इंट्रोडक्शन हमसे भी ले लिया करो। अब क्या लो, तेरा नाम तेरा विनोद है, काम और हरकतें जानता हूँ, उम्र के बारे में मुझे पता है, कहाँ से आता है, कब जाता है, किधर जाता है, किस तरीके से आता है वो मुझे पता है। तुझे रात को नींद नहीं आती है हमें पता है। अब इससे और क्या जानना है, रातों में आने वाले सपने भी बता दूं है। इतने गंदे में तो बोल भी नहीं पाता। तो किस किस के सपने लेता है, सोचो, नाराजगी हो जानी है। हैं तू सौतन खड़ी करेगा। चलो तो चलो पूछ लेते हैं। विनोद क्या नाम है तेरा, विनोद शर्मा तेरा नाम क्या है, सरनेम क्या है शर्मा जी, शर्मा है, ठीक है। तो तुम शर्माते हो, तो तुम इस सिंगला के सिंगल से सिंगल से सिंगल कैसे कर दिया तुमने। चलो ठीक है, आगे का इंट्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ। कहाँ से आते हैं आप, घर से। आपका घर कहाँ पड़ता है, जयपुर में।
जयपुर में कहा, चौमू से कितनी दूर है? चौमू से कितनी दूर है जयपुर, मतलब आपका घर? 25-30 किलोमीटर। और सिटी से, जयपुर सिटी से मतलब मेन सिटी? नहीं बता देगा अंदाज? यहाँ से कितनी दूर है वैशाली नगर से? 15-16 किलोमीटर। और वो 15-16 किलोमीटर यहाँ से 30 हो गया। तो यहाँ से 30 है जयपुर से, और चौमू से 25, तो चौमू के बगल से है तू। सब्जी तो उधर से आती होगी है? तो कभी यहाँ पे लाओ। दिल्ली तो बुलाते हैं, और क्या, ऐसे कार्ड लेके भेजो तेरे को है? किसके लिए है? कुछ नहीं बोला, आवाज तो आई इधर से। सब्जी? तो सब्जी के लिए इतनी लाइन से क्या? अच्छा, सब्जी के लिए कार्ड है से भेजो इसको। तो पैसे भेजो फाइनली। कितने रुपए किलो सब्जी बेचते हो तुम? सब्जी खाना ना छोड़ दूंगे हैं? गए गुजरे लोग देखो तुम, बेहुदे। ठीक है, तो देख लिया तुमसे बात करके, बातों में कोई मजा ही नहीं है। इसे करो। अब गुप्ता जी से क्या करूं? गुप्ता जी का तो यहाँ है तब से जानता हूँ। अब कुछ को तो मैं खुद ही इतना जानता हूँ, इसको जानता नहीं, तो पूछ ली दो बातें। अब उसमें भी तुम्हें दिक्कत है? कृष्णा, कहाँ से हो तुम? करौली से हो? चलो छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसे पूछना था मेरे को किसी को। तूने करौली से इसको सुना है क्या? ऐसे फुल नाम ऐसे सुना है इसको? जानता है? नहीं? फिर छोड़ो। अच्छा, तुम तो कोई भी नहीं जानते हो इसको। अपन बताएंगे नहीं ना। कोई बात नहीं, तो मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि अब तो भाई से जानता हूँ है। अरे नहीं, ये तो बहुत पुरानी है। उसके पोते 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 खेल रहे होंगे उसके है? चलो अब जान